हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी नीलम दांगी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सो गाइड, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र। ठीक है, सेकंड चैप्टर है दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया है कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आप खुद से समझ पाओगे। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। ओके गाइस, पहले हमने डिस्कस किया था दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। जब हम उसमें डिस्कस कर रहे थे दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभ तो मैंने आपको बता दिए थे और उससे हानियां भी होती है। हानि नहीं बताया गया था। तो देखिए, अगर हम कृषि के क्षेत्र में हमें कहीं ना कहीं लाभ हुआ है प्रौद्योगिकी से, टेक्नोलॉजी से, तो कहीं ना कहीं उसका हमें हानि भी हुई है। किस प्रकार? जैसे अगर हम अधिक उर्वरक डालते हैं जमीन में तो उससे क्या होता है, जो हमारे किसान के मित्र होते हैं जैसे केंचुए वगैरह, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मतलब कोमल बनाते हैं, तो वे जीव जंतु मर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार की बहुत सारी हानियां भी होती है। और यातायात के क्षेत्र में देख लिए, जहाँ इंसान को अधिक लाभ हुआ है, कम समय में अधिक दूरी तय कर लेता है, उसे फायदा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इस वायुमंडल को भी हानि होती है। इससे वायु प्रदूषण होता है, तो कहीं ना कहीं इससे हानियां भी होती है। जैसे टायर वगैरह का निर्माण होता है, उससे गंदा पानी निकलता है, फैक्ट्रियों से, उद्योगों से गंदा पानी निकलता है, तो उससे जल प्रदूषण भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे जीवन पर डालते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र। तो सबसे पहले जानेंगे दाब के बारे में। दाब यानी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि, चलो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। दाब के बारे में जानेंगे। दाब क्या होता है? तो सबसे पहले, जैसे हम किसी भी वस्तु को खींचने या धक्का देने के लिए हम वस्तु पर बल लगाते हैं। ठीक है, तो वस्तु पर बल लगाने के कारण ही दाब उत्पन्न होता है। दाब क्या होता है कि दाब वस्तु के क्षेत्रफल, दाब तल के क्षेत्रफल और लगाए गए बल पर निर्भर करता है। ठीक है, इस प्रकार आप दाब को डिफाइन कर सकते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दाब को परिभाषित कीजिए, दाब क्या होता है समझाइए, उदाहरण के द्वारा समझाइए, इसका फॉर्मूला भी लिखिए और इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उसी चीजों को हम इतने लॉजिक तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे और बताऊंगी कि आपको किस तरीके से समझना है। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसको रटने के हिसाब से ना पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना, कि आप जब एग्जाम आए तो आपको चीजों को रटना ना पड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप खुद से भी उसको लिख पाते हैं। तो चलिए वही चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। कि जो दाब होता है, अगर हम किसी वस्तु को खींचते हैं, ठीक है, वस्तु मान लीजिए, अगर हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धक्का लगाते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। बल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस बल के कारण ही बल लगाने के कारण ही दबाव उत्पन्न होता है, वस्तु में दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, बल के कारण ही, परिभाषा लिख देती हूं मैं, बल के कारण ही दाब उत्पन्न होता है। बल के कारण ही दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए, जो बल होता,
सॉरी दाब होता है। अभी मैं आपको एक बार इसको लिखकर समझा रही हूँ, फिर हम इसको ऐसे ही मौके की एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि साथ के साथ याद हो जाए, ठीक है। जो दाब होता है, ये दाब डिपेंड करता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल यानी बल क्या होता है F, क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, दाब क्या होता है प्रेशर, ठीक है। दाब क्या होता है प्रेशर, तो यानी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपको समझना किस प्रकार है, लिखना किस प्रकार है, ठीक है। तो जो दाब होता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दाब को परिभाषित कीजिए या दाब को समझाइए, मात्रक लिखिए, इसका फॉर्मूला लिखिए, तो किस प्रकार करते हैं, रटना नहीं है बिल्कुल भी। कि देखिए जो दाब होता है आप इसको प्रैक्टिकली फील कीजिए। अगर दाब होता है, अगर हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या खींचते हैं तो उस पर हमें बल लगाने की आवश्यकता होती है। जब हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर दबाव पड़ता है। जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे कोई गेंद होगी, गेंद बॉल, ठीक है, मेरे पास तो नहीं है यहाँ पर, तो आप उसको देखिए, उसको फील कीजिए कि अगर हम किसी बॉल पर प्रेशर डालते हैं, सॉरी बल डालते हैं, फोर्स डालते हैं, तो वह फैल जाती है, ठीक है। जितना हम फोर्स डालेंगे उतनी वह फैल जाएगी। आप करके देखना इसको, अगर गुब्बारा हो, गुब्बारे पे अगर हम ऐसे प्रेशर डालेंगे तो वो फैल जाएगा। तो ये क्या होता है कि बल फोर्स लगाने के कारण वस्तु पर दबाव पड़ता है, वही दबाव होता है। जो वो दबाव होता है वो वस्तु के वो तल के क्षेत्रफल और उस पर जितना हम बल लगाएंगे उस पर निर्भर करता है। तो आपको अपने एग्जाम में इस प्रकार लिख देना है, या किसी को भी आप अगर आप समझाते हो तो इस प्रकार समझा देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो बल का सूत्र हुआ, ठीक है, बल का फॉर्मूला, सॉरी दाब का फॉर्मूला हुआ, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब को प्रदर्शित करेंगे प्रेशर यानी P बराबर F/A, यानी इस बल का क्या मात्रक होता है न्यूटन, दाब का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी अगर हम इसे कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाए दाब बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल के, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर लिख देते हैं इसको, एकांक क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार इसको दोबारा से और समझाती हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये जितना आपको यहाँ बताया जाता है उसको आप नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको लिखा जाता है। और बाकी इन सभी को डिटेल में आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसके सभी नोट्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, डिटेल से और एक्सप्लेन से सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर समझते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है कि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं तो उस पर हमें बल लगाना पड़ता है, ठीक है। बल लगाने के कारण वस्तु में प्रेशर उत्पन्न होता है, ठीक है। उदाहरण दिया मैंने आपको बॉल का, आप इसको खुद प्रैक्टिकली करके देखिए कि आप बॉल पर ऐसे फोर्स करके देखिए, वह फैल जाएगी, ठीक है। उस पर जितना फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा वह दब जाएगी वस्तु, ठीक है। तो यही यहाँ पर नोट किया गया है। जो बल के कारण, ठीक है, बल के कारण उसमें दबाव उत्पन्न होता है। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी दाब होता है प्रेशर, बल होता है फोर्स और क्षेत्रफल होता है एरिया। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे होगा देखिए, डायरेक्ट याद ना रखें। अगर आप भूल जाते हैं कि दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का सूत्र हो गया बल बटे क्षेत्रफल, बल हो गया न्यूटन, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर। तो दाब का क्या सूत्र हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इसका जो SI मात्रक होता है, दाब का SI मात्रक होता है इसका पास्कल।
ठीक है। और 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। ओके, तो आपको यहाँ से ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि ये पॉइंट आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली फील कीजिए। वही बात हो गई ज्ञान और विज्ञान की। ठीक है, अगर आप इसको देखें, चीजें लिखी है, ठीक है, हमें पता है कि ये विज्ञान है, ठीक है, साइंस है ये, लेकिन जब आप इसको फील करते हैं, इसको समझते हैं, इसको प्रैक्टिकली फील करते हैं, तो ये क्या है, ज्ञान है, वरना है तो है। ठीक है, जब तक आप इसको समझते नहीं है, प्रैक्टिकली इसको फील नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं इन चीज़ों का, तो तब तक कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो क्या है, ज्ञान है। इसीलिए कहा गया था, मैंने आपको पहले वीडियो में ये चीज़ें समझाई थी और आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप क्या कीजिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके उदाहरणों के द्वारा और समझते हैं। इसके कुछ और आपको उदाहरण दूंगी दाब के, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सो गाइज, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर इसके और हम एग्जांपल समझेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, जब किसी सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो उस पर हमें दाब कम लगाना पड़ता है। ठीक है, उस पर दाब कम लगेगा। और जब क्षेत्रफल वस्तु का अधिक होगा तो जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगाना पड़ेगा, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब कम लगाना पड़ेगा, अधिक लगाना पड़ेगा। किस प्रकार, देखिए, जैसे इसका एक अलग उदाहरण लेते हैं कि जब सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो क्या होगा, दाब कम लगेगा। ठीक है, जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। जैसे हम एक नुकीलाकार हम बेलन ले लेते हैं, ठीक है, शंकुआकार, ऐसा कौन होता है ना, शंकुआकार, तो इस पर ऐसा हम बेलन ले लेते हैं। ठीक है, ये रेत है, ये क्या है, ये रेत है, ठीक है, बालू रेत। और एक इस प्रकार का ले लेते हैं हम कि हमने इसको क्या किया, इस प्रकार रख लिया हमने इसको, ये थोड़ा मोटा हो गया। ठीक है, इस प्रकार रख लिया। या हम इसमें ईंट का भी एक उदाहरण ले सकते हैं। मैं दूसरा उदाहरण यहाँ पर कर देती हूँ। ये 1 हो गया और ये हो गया 2। ओके गाइस, तो देखिए, हम इस पर ईंट का उदाहरण ले लेते हैं कि एक तो पड़ी हुई ईंट रख लेते हैं और एक लंबी करके ईंट रख लेते हैं। ये रेत है, ठीक है, ये क्या है, ये रेत है, और ये क्या है, ईंट है। ठीक है, ये बेलन है, एक ही बात है, ये रेत है। तो देखिए, जब वस्तु की सतह का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल अधिक है। जब हम इस पर यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स यानी बल लगाते हैं, बल यानी दाब, जब इस पर हम दाब डालते हैं तो ये रेत में बहुत कम धंसेगी। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना। अगर देखिए, अगर इसका क्षेत्रफल यहाँ पर कम है तो हमें क्या है, अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बल दबाव डालते हैं, तो ये अधिक नीचे की ओर धंस जाएगी। यानी इसका क्षेत्रफल अधिक है, तो इसे नीचे को धंसाने के लिए हमें और ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर हम इतने, मान लें 1 किलो यहाँ पर रखते हैं, 1 किलोग्राम का बाट हमने यहाँ पर रख दिया, 1 किलोग्राम का ही बाट हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो क्या है, 1 किलोग्राम का बाट यहाँ पर रख दिया तो यह कम मात्रा में नीचे को धसेगी। अगर 1 किलोग्राम का बाट इस पर रख दिया तो ये अधिक मात्रा में नीचे धसेगी, क्योंकि इसका सतह का क्षेत्रफल कम है और इसकी सतह का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक दो और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हम कोई फल काटते हैं, अमरूद काटते हैं, अगर जो चाकू होगा, चाकू की नोक पैनी होगी तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और जल्दी से फल हमारा कट जाएगा, सेब या अमरूद कट जाएगा। अगर चाकू की नोक खुरदरी होगी, ठीक है, खुरदरी होगी या ज़्यादा पैनी नहीं होगी तो हमें उस पर अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, सेब को काटने के लिए। ठीक है, ये भी इसका उदाहरण हो गया। और अगर आप मतलब अपने आसपास देखते होंगे, मजदूर होते हैं, जो मजदूर, ठीक है, मिट्टी वगैरह ढोते हैं, तो क्या करते हैं कि अपने सर पर पगड़ी बांध लेते हैं। उससे क्या होता है कि जब सर पर पगड़ी बांधने से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो ऊपर जो भार होगा हमारे, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर हमारे सर पर कम पड़ेगा, दबाव कम पड़ेगा, हमें कम भार लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आई होप आपको प्रेशर वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।
और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके गाइस, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि जैसे हम दीवार में कील ठोके तो उस पर हथौड़े से चोट मारे, ठीक है, वो नुकीली होगी तो जल्दी ठुक जाएगी। अगर हम कोई मोटा पैच ले लेते हैं, मान लिया इस टाइप का ले लेते हैं, तो उस पर हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, देखिए अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायु दाब का मापन करते हैं, कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। वायु क्या होती है, इम्पोर्टेंट, सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लॉन्ग में भी मिल जाएंगे और वेरी शॉर्ट में तो आपको 1 नंबर में तो आपको क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर मिलेगा। ठीक है, सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो वायु क्या होती है, वायु चारों दिशाओं में दाब डालती है। वायु चारों दिशाओं में दाब डालती है। किस प्रकार, इसको किस प्रकार समझेंगे अभी बताती हूँ। वायु चारों दिशाओं में दाब डालती है, कैसे। अगर आप देखिए, आप इसको प्रैक्टिकली, अगर आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि वो एक साइड को बंध गया, ठीक है, वो चारों ओर को उस पर दबाव पड़ेगा, गुब्बारा फूल जाएगा। ठीक है, जैसे कोई लड़का है, यहाँ पर बना देती हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये अगर इसमें हवा भरे तो ये ऐसा नहीं कि बस गुब्बारा एक ही साइड को फूलेगा, ये चारों ओर को गुब्बारा फूल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो वायु होती है, वायु चारों ओर को अपना दबाव डालती है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट था। अब समझेंगे हम वायु दाब के बारे में। वायु दाब क्या होते हैं, आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडलीय दाब या वायु दाब क्या होता है, वायु दाब का मापन किस प्रकार किया जाता है, वायु दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, या वायु दाब के उपयोग बताइए, उदाहरण बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब या वायु दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कह लीजिए या वायु दाब कह लीजिए। देखिए कि हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। ठीक है, जो ये वायु का आवरण है, इस वायु के, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, इस वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ओके, वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दबाव पड़ता है उसे हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में लिखने को आया कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बाकी डिटेल में आपको जब नोट्स प्रोवाइड होंगे, कराए जाएंगे, उनमें आपको डिटेल से सारी चीजें मिल जाएंगी। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल द्वारा जो दाब पड़ता है। ठीक है, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो दाब पड़ता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, उसे वायुमंडलीय दाब उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ओके गाइस, तो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या उसको हम वायु दाब भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। आप इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार साइड को हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, ताकि जब आप फोन देखो आप उसमें स्क्रीनशॉट में इसको देख सकते हो, या स्क्रीनशॉट से फिर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है,
आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, इससे आपका ही फायदा है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर देती हूँ एक बार, फिर जानेंगे हम वायुमंडलीय दाब का मापन। ठीक है, वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है, वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है कि वायु दाब का मापन, वायु दाब का मापन आप लोगों को समझ तो आ रही है ना सारी चीजें। थम्स अप करके बता दीजिए, आपके सभी कमेंट्स पूछे देखे जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है, किसी भी सतह पर वायुमंडल के भार के कारण, ठीक है, वायुमंडल के भार के कारण जो दबाव लगता है उससे वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, ये भी जान लेते हैं कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडलीय भार से वायु दाब का मापन किया जाता है, आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। वायु दाब का मापन निद्रव्य वायु दाब मापन से भी किया जाता है। यह एक प्रकार की घड़ी के आकार की होती है। ठीक है, निद्रव्य वायु दाब मापन किया जाता है, यह एक प्रकार की घड़ी के आकार की मशीन होती है, इससे वायु दाब का मापन किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं वायु दाब के उपयोग। जो वायु दाब होते हैं, वायु दाब के उपयोग हम जैसे जल पंप के द्वारा, ठीक है, जल पंप के द्वारा, साइकिल पंप के द्वारा, फुटबॉल पंप के द्वारा हम करते हैं। आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु दाब का मापन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, वायु दाब के उपयोग बताइए, वायु दाब के उदाहरण बताइए, इस पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है ये बताइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो रही होगी। अब एक बार मैं आपको वायु दाब का उपयोग बता देती हूँ। ठीक है, वायु दाब का क्या उपयोग है, या फिर इसके उदाहरण में भी आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके गाइस, तो जो वायु दाब का उपयोग, वायु दाब के उपयोग जल पंप के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, जल पंप में होता है, फुटबॉल पंप में होता है, जल पंप में होता है, फुटबॉल पंप में होता है, साइकिल पंप में होता है। आपने देखा होगा साइकिल पंप, जब साइकिल में हवा भरते हैं तो उसमें भी वायु दाब का प्रयोग होता है। हम यहाँ पर समझेंगे जल पंप का। ठीक है, जल पंप के उदाहरण को मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है कि जल पंप की मतलब जल पंप में वायु दाब का मापन, मतलब कैसे इसका उपयोग, वायु दाब का उपयोग किस प्रकार होता है, तो बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे जल पंप में क्या होता है, ये कोई नल है। ठीक है, आप देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए इसको, आप जाइए नल के पास जाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखिएगा इस चीज को। ये जल है, ठीक है, सॉरी ये नल है, नल। ओके, इस नल में यहाँ तक पानी भरा है। ठीक है, इस नल में यहाँ तक पानी भरा है। ये एक डायग्राम है। ठीक है, ये दूसरा बना देती हूँ मैं यहाँ पर। चलो पहले इसी को समझते हैं। ये क्या होता है कि ये एक जल पंप है। जब हम इस नल को, जो ये इसका हत्था है, इस नल को हम नल खींचने के लिए, सॉरी गाइस, देखिए जैसे नल होता है, आप अपने आसपास कई नल होगा, उसमें प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि जब हम इस हत्थे को ऊपर की ओर उठाते हैं, मान लिया ये हमने हत्था ऊपर की ओर उठा लिया। ठीक है, अब तक तो ये यहाँ था, जब हमने इसको ऊपर की ओर उठाया,
नल को। तो क्या हो गया, जब हम इस हत्थे को ऊपर की ओर उठाते हैं तो ये इसमें V1 वाल, 2 वाल होते हैं नल में, 2 वाल होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, ठीक है। तो जब हम इस हत्थे को ऊपर की ओर उठाते हैं तो जो ये V1 वाल होता है, ये V1 वाल खुल जाता है और V2 वाल होता है इसमें, एक यहाँ पर V2 वाल होता है। जब इसको हम ऊपर उठाते हैं V1 वाल खुल जाता है और जो जल यहाँ तक है, अभी जल नीचे है, ठीक है, अभी जल नीचे है और यहाँ पर वायु है, यहाँ पर क्या है, वायु है। तो जब हम इसको ऊपर उठाते हैं तो जो ये इसका V1 वाल होता है ये खुल जाता है और यहाँ पर वायु है। जो वायु जब ये खुलेगा और ये जब उसको ऊपर को उठाएंगे तो ये नीचे को दब जाएगा, ठीक है, जो ये वाल होगा ये नीचे को दब जाएगा। तो जो यहाँ पर स्पेस है ये वायु बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ये वायु बाहर निकल जाएगी और वायु दाब के कारण जो ये V2 है ये बंद हो जाएगा। जो वाल्व V2 है ये बंद हो जाएगा, V1 खुल जाएगा और वायु बाहर निकल जाएगी। देखिए पहले तो ये जो वाल्व था ये यहाँ पर था, ठीक है, ये वाल्व यहाँ पर था। जब हमने इसे हत्थे को ऊपर उठाया तो ये वाल्व नीचे आ गया, यानी यहाँ पर आ गया, ठीक है। और जब हमने फिर इसका ऊपर उठाया, हमने वायु बाहर निकल गई, V2 बंद हो गया। फिर इसके बाद में हम इसको नीचे दबाएंगे, हत्थे को नीचे की ओर दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैं डायग्राम एक यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। जब हमने इसको ऊपर की ओर उठाया, जब हमने इस हत्थे को फिर ऊपर उठाया फिर इसको नीचे की ओर दबाया तो क्या हो गया, ये V2, ये V1 तो बंद हो गया वाल और V2 वाल खुल गया और जितनी ज्यादा वायु बाहर निकली, जैसे इसमें कुछ वायु बाहर निकली तो इतना ही जल ऊपर की ओर उठ गया, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम जब बार बार दोहराते हैं, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, V2 खुल जाएगा और वायु बाहर निकल जाएगी, फिर इसको नीचे की ओर दबाएंगे तो जितनी वायु बाहर निकली उतना ही जल ऊपर की ओर उठ जाएगा। इस प्रकार नल से जल बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार की विधियां होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो किस प्रकार लिख सकते हैं कि जब हम नल के हत्थे को ऊपर की ओर उठाते हैं तो V1 वाल्व खुल जाता है, वायु बाहर निकल जाती है, कम दाब के कारण V2 बंद हो जाता है, ठीक है। इससे आगे जब हम नलके के हत्थे को नीचे की ओर दबाते हैं, ठीक है, ये वाल्व नीचे की ओर हो गया। जब हम इसको नीचे की ओर दबाते हैं तो वाल्व V1 बंद हो जाता है, V2 खुल जाता है और पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है। इस क्रिया को हम कई बार करते हैं तो नल से टोटी के द्वारा जल बाहर निकलने लगता है। तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ टॉपिक बचे हैं जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत, पलवन का सिद्धांत, परमाणिक वायु दाब और द्रव दाब, ठीक है, द्रव दाब। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इस चैप्टर में बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इस चैप्टर से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि पलवन का सिद्धांत क्या होता है, पलवन दाब क्या होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स प्रोवाइड भी करा दिए जाएंगे, बेहतर है आप खुद से नोट्स बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, फायदा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।